सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रा के रूप पढ़ेंगे। रा आपकी वर्णमाला में आता है, लेकिन आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो रा कहीं पर किसी रूप में लिखा जाता है, कहीं किसी रूप में। तो ये समझ नहीं आता कि आखिर ये र है क्या, कैसा है। तो आज हम इसके जो विभिन्न रूप हैं, विभिन्न यानी अनेक रूप हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रा जो है उसे हिंदी वर्णमाला में रा की स्थिति विशेष है। इसके लेखन में विविधता है, यानी एक विशेष स्थिति पाई जाती है। वैसे तो आपने देखा होगा सारे ही स्वर व्यंजन जितनी भी आपकी वर्णमाला है सब अपने तरीके से लिखी जाती है, वही रूप होता है। बस स्वर रहित या स्वर सहित इतना अंतर होता है, जिसे आप आधा या हलंत कह सकते हैं। लेकिन रा को लिखने के कई रूप मिलते हैं, तो इस कारण इसकी स्थिति विशेष है, खास है। और इसके लेखन में भी, लेखन यानी लिखने में विविधता, यानी इसके अनेक रूप पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे रेफ का लेखन। रेफ क्या है? जैसे आपने देखा होगा किसी भी अक्षर के व्यंजन के ऊपर इस तरह से सवार हुआ जो रहता है, ऊपर लगा हुआ चिन्ह, वो रे का ही रूप है। इस रूप को हम रेफ कहते हैं। अब ये रेफ जो है लिखा किस किस तरीके से जाता है, अब आगे हम इसे पढ़ेंगे। जब रा स्वर रहित आता है, आपको पता है जितने भी व्यंजन हैं स्वरों से युक्त होते हैं, तभी वे पूर्ण होते हैं, उनका उच्चारण हो पाता है। वरना स्वर के अभाव में व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। उन्हें ही स्वर रहित कहते हैं, उन्हें ही हम हलंत भी कहते हैं, और या आधा भी जिसे आप कहते हैं। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं लगा होता तो वह आधा लिखा जाता है, तो उसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता, यानी र के साथ स्वर नहीं है। तो स्वर ना होने पर क्या होता है, बाकी व्यंजन में हलंत लगा दिया जाता है और उसे हम आधा भी लिख सकते हैं। लेकिन रा में जब स्वर भी नहीं है और हलंत का चिन्ह भी नहीं लग रहा है, इस स्थिति में जो आपका रा होता है वह रेफ बन जाता है। उसे रेफ कहते हैं। रेफ का मतलब क्या है? जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर छोटा सा ये चिन्ह बना हुआ है अर्धगोलाकार टाइप का, तो इसे रेफ कहते हैं। तो ये जो है रा रेफ बनकर अपने से बाद वाले अक्षर पर, अपने से बाद वाले अक्षर पर सवार हो जाता है। सवार होना अर्थात उसके ऊपर लग जाना, बाद वाले अक्षर पर लगता है। अब इसको हम उदाहरण से देखेंगे। अब आप देखेंगे दो रूप दिए गए हैं, अमानक रूप और मानक रूप। अमानक आप समझते हैं, जो माननीय ना हो, सही है लेकिन उसे माना नहीं जाता। और मानक जिसको हम मानते हैं, सही भी है और सही तरीके से लिखा भी गया है, वह मान्य है, यानी उसकी हर जगह मान्यता है, वही सही माना जाता है, वह मानक रूप कहलाता है। अब आप देखेंगे जैसे का और उसके बाद स्वर रहित आपका रा आ रहा है और इसके नीचे हलंत लग रहा है, क्योंकि हलंत इसलिए कि ये स्वर रहित है, इसके साथ स्वर नहीं है। और माँ, तो कर्म इस तरह से लिखा जा सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यह मान्य रूप नहीं है, इसे शुद्ध नहीं माना जाता। मानक रूप क्या होता है? सिक्का, का के बाद आपका यही आधा जो रा है, हलंत वाला जो रा है, स्वर रहित, वह रेफ बन करके, देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा गोलाकार रूप में, अर्ध गोलाकार में, अपने से बाद वाला, रा के बाद वाला कौन सा अक्षर है? माँ है। तो माँ के ऊपर सवार हो गया, यानी माँ के ऊपर लग गया, तो ये मानक रूप हो गया। इसका जब आप उच्चारण करेंगे कर्म कहलाएगा, क्योंकि रेफ है, ये रेफ यानी आधा रा या स्वर रहित रा। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है, वाह, वाह के बाद फिर रेफ आ गया है, यानी हलंत वाला रा आ गया है, और गा कार, वर्गाकार। तो इस वर्गाकार को, हालांकि शुद्ध रूप है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये मान्य नहीं है हमारी वर्णमाला में। तो इस कारण रा जो रेफ है, इसे ऐसे ना लिख करके हमें क्या करना पड़ेगा? वर्गाकार। तो रा के बाद गा वर्ण आ रहा है, गा के ऊपर सवार हो गया है रेफ, और वर्गाकार इस रूप में बन गया है, जो कि मान्य हो गया है।
अब मैं आपको इसे स्पष्टीकरण के माध्यम से और स्पष्ट कर देती हूँ क्यों नहीं लिखा गया इस तरीके से। कर्म में जो रा रेफ है अपने से बाद वाले मां अक्षर पर स्थित हो गया है। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार आप इसको फिर से देख करके समझ सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद वर्गाकार में जो रेफ है वो गा पर नहीं, गे पर नहीं, गा पर, जहां आ का स्वर है, आ की मात्रा है गा के साथ, तो गा पर सवार हुआ है, अर्थात गा के ऊपर लगा है। गे पर देखेंगे, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, गे पहले लिखा गया है, उसके बाद आपका आ स्वर आया है, आ की मात्रा आई है, तो आ की मात्रा पर सवार हुआ है ये। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि रेफ आगे आने वाले स्वर की मात्रा पर स्थित होता है। यानी जो स्वर का चिन्ह लगा हुआ है, आपका मात्रा लगी हुई है, उस पर लगता है आपका रेफ। अभी आपको समझ आ गया होगा। रेफ का मतलब है आधा रा, चाहे आप इसे स्वर रहित रा कह सकते हैं, चाहे आप इसे हलंत रा कह सकते हैं। तो अब आप याद रखिएगा रेफ किसे कहते हैं। अब उसके बाद और क्या है इसका रूप, आगे देखेंगे। पाई वाले व्यंजनों के बाद रा का लेखन। अब ये पाई वाले व्यंजन के बाद जब रा आता है तो कैसे लिखा जाता है, इसको समझेंगे हम। अब आपको पाई समझ नहीं आएगा, पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं। तो पाई वाले व्यंजन मैं आपको अपने शब्दों में एक बार बता देती हूँ। जैसे आपने देखा सारे आपके व्यंजन ही लिखे हुए हैं, पाई में ही आप देखेंगे पा स्वरा पा व्यंजन है। तो पा के बाद आपने देखा होगा पहले पा ये गोलाकार रूप में है, उसके बाद ये आपकी लाइन लगी हुई है, इसी लाइन को पाई या पैर कहते हैं। अब उसके बाद ई आप देखेंगे, ई में पाई नहीं है, क्यों, उसमें ये एक सीधी लाइन नहीं है, इस कारण ये पाई वाला स्वर नहीं है। वा के साथ आप देखेंगे पहले वा गोलाकार रूप में है, फिर उसके बाद ये आपकी सीधी पंक्ति लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो ये पाई कहलाता है। पाई का अर्थ पैर होता है। और आप देखेंगे अगर पाई हटा दी जाए तो यह व्यंजन क्या कहलाएगा, आधा या स्वर रहित कहलाएगा। तो आधा वा आप लिखेंगे तो सिर्फ ये गोलाकार जो रूप है ये लिखेंगे। ऐसे ही ला में जो है बाद में पाई है। अच्छा, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं कि किसी में बाद में पाई लगती है, किसी के बीच में पाई लगती है। जैसे अब आपका का है, का व्यंजन है, का में देखेंगे बीच में पाई लगी हुई है, सीधी लाइन जो है ये बीच में लगी हुई है ना। तो और कहीं कुछ स्वर और व्यंजनों में पाई होती ही नहीं है। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि पाई क्या होती है। तो जो पाई वाले व्यंजन यानी जिनके बीच में पीछे लाइन लगी होती है वो पाई वाले व्यंजन या स्वर कहलाते हैं। जब रा से पूर्व, पूर्व यानी पहले, रा से पहले कोई व्यंजन आता है तो ऐसे संयुक्त व्यंजनों के रूप में भी विविधता होती है। यानी रा से पहले कोई व्यंजन है और व्यंजन कैसा है, वो भी हलंत वाला है। हलंत है यानी आधा है, स्वर रहित है। तो जब उसे हम रा के साथ संयुक्त करते हैं, मिलाते हैं, तो उसे लिखने में भी अनेक रूप पाए जाते हैं उस व्यंजन के। तो पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनके बाद प्रयुक्त रा पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है। हलंत व्यंजन है, पाई वाला है, और उसके बाद रा आ रहा है। अब रा जो है रेफ वाला नहीं है, आप देखेंगे रा के नीचे यहाँ हलंत नहीं है, सीधा रा है, यानी रा में आ का स्वर लगा हुआ है। तो ये स्वर वाला व्यंजन है रा। तो जब इसको हम हलंत वाले व्यंजन के साथ लिखते हैं, और वो भी कैसा व्यंजन है, पाई वाला है, तो उसके नीचे रा जो है तिरछा होकर प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। अब इसे आप अच्छे से उदाहरण से समझेंगे। जैसे पा, अब आप पा देखेंगे हलंत लगा हुआ है उसके साथ, उसके बाद रा आ गया है, रा को हम इसके साथ संयुक्त करना है, जोड़ना है। तो रा जो है कहाँ लगेगा, इसी हलंत वाले पा के नीचे देखो आप, तिरछा होके छोटी सी लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से प्रयोग होगा और ये बन जाएगा प्रा। तो इसमें पा वाला है व्यंजन, पा,
पा के नीचे पाई लगी हुई है ना, ये आप लाइन जो आपको दिखाई दे रही है। अब उसी प्रकार गा है, गा भी पाई वाला व्यंजन है लेकिन हलंत है। उसके बाद आपको फिर रा का उसके साथ संयोग करना है, संयुक्त करना है। तो जब आप हलंत गा और रा को संयुक्त करेंगे तो बन जाएगा ग्रा। तो रा जो है ये गा के नीचे तिरछी लाइन के रूप में प्रयोग हो गया है, तिरछा हो गया। उसी तरह से ये तो मैंने आपको दो उदाहरण बिल्कुल अलग से खोल के बताए। बाकी और जितने भी होते हैं सब इसी तरीके से बनते हैं, ब्रा, स्रा, क्रा, घ्रा, ज्रा। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी ये तिरछा होकर किसी भी व्यंजन के साथ रा का प्रयोग होता है तो इसका मतलब पाई वाला व्यंजन है वो, और स्वर रहित व्यंजन है, हलंत है। तो इसी कारण रा जो है ये तिरछे लाइन के रूप में यहाँ प्रयुक्त हो गया है और हमेशा होगा। आगे जहां भी आप देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अभी तो हमने पाई वाले व्यंजनों के साथ देखा, अब बिना पाई वाले व्यंजन भी होते हैं जिनके साथ पाई नहीं होती, पाव नहीं होता। वहां पर रा का प्रयोग कैसे होता है? तो पाई रहित व्यंजनों के बाद रा, रा हलंत वाला नहीं है, पूर्ण रा है ये। तो उसका लेखन कैसे होगा, कैसे लिखेंगे हम? लेखन मतलब लिखना। बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त रा जो है व्यंजन के नीचे, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है कोष्ठक में, एक बार ऐसे ट्रायंगल के रूप में, त्रिभुजाकार टाइप का, तो इसके रूप में प्रयुक्त होता है। अब इसे हम उदाहरण से और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे टा है, अब टा के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब टा के साथ कोई भी स्वर नहीं है, ये हलंत है, शुद्ध है व्यंजन। उसके बाद रा का प्रयोग होना, लेकिन रा जो स्वर रहित नहीं है, स्वर युक्त है, रा में आज लगा हुआ है। तो जब इसे आप टा के साथ रा लिखेंगे तो टा के नीचे ये इस तरह से नीचे इस चिन्ह के रूप में लग गया है। अब जो है टा में पाई नहीं है, आप ये भी देख रहे होंगे, कहीं दिखाई दे रही है सीधी लाइन? नहीं दिखाई दे रही, ये गोलाकार है, अर्धगोलाकार टा। ऐसे ही डा है, डा हलंत है, उसके बाद फिर आपको रा का प्रयोग करना है। तो जब इसे आप संयुक्त करेंगे तो डा के नीचे रा इस चिन्ह के रूप में लग जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पाई रहित व्यंजनों के साथ रा का इस रूप में प्रयोग होता है। अब आगे से आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे कि कहाँ पर कैसे हमें प्रयोग करना है और कहाँ कैसे करना है। और उसके बाद और भी हैं, बहुत सारे रूप हैं रा के, इसीलिए बच्चे हमेशा भ्रमित रहते हैं कि रा का प्रयोग कहाँ कैसे करें, समझ नहीं आता। अब उसके बाद आपका आ जाता है दा और हा। दा भी हलंत है और हा भी हलंत है। उसके बाद रा का लेखन, लेकिन रा जो है पूर्ण है, स्वर युक्त है। तो हलंत दा के बाद आने वाले रे का संयुक्त जो है रूप इस प्रकार से हो जाता है। दा के नीचे ये देखिए ये लगा हुआ है, रा तिरछा होकर लग गया है। ऐसे ही हा में जो हा का ये नीचे वाला गोलाकार रूप है, इसके अंदर छोटा सा रा आपको दिखाई दे रहा होगा, टेढ़ा होकर के लग गया, तिरछी छोटी सी लाइन लग गई है। तो आधे दा और आधे हा, यानी स्वर रहित दा और हा के साथ रा जो है इस रूप में लिखा जाएगा। ध्यान रखना, दा हलंत होगा, हा भी हलंत होगा। उसके बाद त्रा और श्रा, आप जब बोलते हैं उच्चारण में ही आपको समझ आ रहा होगा, साउंड हमें सुनाई देता है त्रा और रा, श्रा। ता तथा शा के बाद आने वाले र के साथ विशिष्ट रूप बनते हैं। तो ता और शा के बाद जब र लगता है, यानी रा का संयोग ता और शा कौन से हैं? हलंत वाले हैं दोनों। आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि हलंत नीचे लग रहा है या नहीं। हलंत तो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं एक बार वर्णमाला में जो मेरी वर्णमाला वाली वीडियो है उसे जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला एक ही वीडियो में है। तो ये जो नीचे चिन्ह लगा हुआ है छोटा सा, ये ता के नीचे, इसे हलंत कहते हैं, और ये शा के नीचे है, ये हलंत है। इसका मतलब है ये शुद्ध रूप में है, इनके साथ कोई भी स्वर नहीं है। तो इनके साथ जब रा का संयोग होता है तो एक विशेष ही रूप बनता है जो कि बिल्कुल अलग ही है, दोनों से मेल ही नहीं खाता। अब देखेंगे ता के साथ जब आप रा का संयोग करते हैं तो बन जाता है त्रा। ता के साथ देखें
ये जब पूरा ता है तो उसके नीचे बीच में तिरछा सा हमारा रा लगा है। यहाँ ता आपका आधा या स्वर रहित है या हलंत है और रा आपका पूरा है। तो त्रा ऐसे भी बनता है और त्रा का रूप ये भी बनता है। तो त्रा के साथ इस तरह से रा का संयोग हो गया और शा के साथ जब रा का संयोग होगा तो इस तरह से आपका रूप बनेगा। श्रा का ये चिन्ह बनेगा पहले शा का, और शा इसमें भी हलंत है और रा नीचे तिरछे रूप में प्रयोग हो गया है। तो त्रा और श्रा बन जाते हैं ये रा के साथ संयोग होकर के। अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी वजह से कोई भी चीज आपको लगता है समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। अच्छा, अब इसके बाद और भी रूप हैं, बहुत ही सारे रूप हाँ रह के, इसलिए सबको स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। अब हम देखेंगे रा यानी स्वर युक्त है। रा और री से ऋषि जिसे आप बोलते हैं, री की मात्राओं में अंतर। कई बार बच्चे इसमें भी बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं कि रा और री क्या है। और री रेफ में बहुत कुछ मेल होता है, लेकिन ऐसे में अभी आपको बताऊंगी अंतर। पाँव में लगने वाले तिरछे रे, जो अभी आपने देखा इस तरह से पाँव वाले व्यंजन जो स्वर रहित हैं उनमें इस तरह से प्रयोग होता है तिरछा होकर के। और री की मात्रा जो है पाँव के नीचे इस तरह से गोलाकार रूप में लगती है। तो दोनों में बिल्कुल स्पष्ट अंतर है, बहुत अंतर है। तिरछा जो होकर के ये रा लगता है वो रा पूरा होता है, लेकिन व्यंजन पाई पाई या पाँव वाला होता है। पाई और पाँव एक ही बात है। उसमें आपका व्यंजन जो है वो पहले वाला वो हलंत वाला होता है। और री की मात्रा में जो है री की ये मात्रा है, ये रा से इसका कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा स्वर है री। और ये री की जो जैसे आपकी आ ई की मात्रा है, ऐसे ये री की मात्रा होती है। और ये जहां इसका उच्चारण होता है उसके साथ लगती है। ठीक है। अब रेफ और री में आप मेल कर सकते हैं, लेकिन अंतर भी बहुत है। री हमेशा अपने जहां उच्चारण होता है उसके नीचे वाली स्वर के साथ लगता है, मात्रा के साथ, मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ लगता है। और रेफ जो है ऊपर की तरफ लगता है। आप पीछे जाकर के दे सकते हैं। तो रेफ ऊपर की तरफ लगता है और री की मात्रा नीचे की तरफ लगती है। इससे शब्दों में अंतर भी आ जाता है। और आपका जो रा है और री की मात्रा जहां प्रयोग होती है उनके शब्दों में भी अंतर होता है, अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। अब उदाहरण दे करके मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे गा है, गा हलंत व्यंजन है, उसके साथ रा का प्रयोग हुआ तो ग्रा बन गया। इसे ग्रह बोलेंगे। और इससे युक्त जब आपका वर्ण बनेगा ग्रह, ये ग्रह हो गया ग्रह। और ये गा के साथ जब री की मात्रा लगा तो ये बन गया ग्री। ये री है ना, तो री की मात्रा ग्री बोलेंगे, इसे ग्रा बोलेंगे, इसे ग्री बोलेंगे। और ग्री से युक्त जब हम वर्ण बनाएंगे शब्द तो बनेगा गृह। ग्रह और गृह, गृह, गृह बोलेंगे इसे। इस ग्रह का मतलब क्या होता है? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, आपका शनि ग्रह है, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सारे ग्रह होते हैं। और इस गृह का मतलब होता है घर, भवन, आवास जिसमें हम रहते हैं, वो ग्रह कहलाता है। ठीक है। अब आपको स्पष्ट अंतर समझ में आ गया होगा रा और री में। उसके बाद ये तो आपका रा और री हुआ। अब रा के साथ जब ऊ, आपको पता है ऊ हमारे दो स्वर हैं, हिर्स और दीर्घ, जिसे आप छोटा और बड़ा कहते हैं। तो रू और रू का अंतर, इनमें भी अंतर है। आज के बाद आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। रा के साथ जब दोनों ऊ में से जिसका भी प्रयोग हो रहा है तो आपको स्पष्ट अंतर समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों है। छोटा सा अंतर है, अब तक समझ नहीं आता था लेकिन अब अवश्य आएगा। रा के साथ जब ऊ, हृस्व ऊ का आप प्रयोग करेंगे, यानी ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से रू बनता है। अब यहाँ एक बार और मैं स्पष्ट करूंगी। रा आपका हलंत है, उसके बाद ऊ की मात्रा है हृस्व की, तो रा के साथ ये नीचे गोल रूप में लग गया है। रा के
बीच में या ऊ के रूप में लग गया, ठीक है, मात्रा के रूप में, तो ये बन गया रू। और उसके बाद रा के साथ जब दीर्घ ऊ की मात्रा आप प्रयोग करेंगे तो बनेगा रू, रू बनेगा। अब इसको एक बार उदाहरण से देखेंगे, फिर मैं दोनों में अंतर स्पष्ट करूंगी। आपका कैसा है, स्वर रहित र है, उसके बाद स्वर ऊ लगेगा, दीर्घ ऊ, तो ये इस तरह से रूप बनेगा। अब इस हिर्स और दीर्घ के ऊ की मात्रा का अंतर देखेंगे, इसमें सीधा गोलाकार रूप में लग गया, लेकिन दीर्घ में ये पहले गोल होता है इस तरह से, जैसे मात्रा होती है, आप कहीं भी बड़े ऊ की लगाते हैं जब मात्रा, तो इसी रूप में लगाते हैं, अंदर से गोल घुंडी सी बनाते हैं और तब ये नीचे को करते हैं। तो ये आप स्पष्ट अंतर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी मैं एक बार बता रही हूँ कि यहाँ सीधे गोलाकार रूप में लग गया है हिर्स ऊ, और दीर्घ ऊ अंदर से पहले गोल घुंडी के रूप में हुआ और उसके बाद तब नीचे को मात्रा लगी। आपको अब इसमें स्पष्ट अंतर नजर आ रहा होगा कि र के साथ हिर्स ऊ और दीर्घ ऊ में किस तरह से रूप बनते हैं, क्या अंतर दोनों में होता है। तो हमने जो है आज ये रा के जो अनेक रूप हैं उन्हें पढ़े हैं। आप इन्हें ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई चीज अगर समझ नहीं आती है तो उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।